हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर। जी हां, आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था कि सर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कब से शुरू करवाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमें थोड़ा सा लगता है डर। तो आज की इस क्लास के अंदर शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने समझना है और जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने शुरू करना है वो है हमारा यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारे पास दो चैप्टर्स बेसिकली आते हैं और उसी का ही पहला चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है। और चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट। और जो हमारी यूनिट है उस यूनिट का नाम है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। यानी कि ध्यान से समझना, यानी कि इंडिया जिस दिन आजाद होता है 1947 के अंदर, 1947 के अंदर आप सबको पता है कि भारत को क्या मिली थी? आजादी मिली थी। तो आजाद होते हुए टाइम पर ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को किस सिचुएशन पर छोड़कर गए थे, वो टॉपिक हम लोगों ने इस क्लास के अंदर डिस्कस करना है। क्यों सर? क्योंकि 1947 से लेकर 1990 तक क्या डेवलपमेंट हुई उसके बारे में जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया तो रूल करते टाइम पर हमारे पास कितने रिसोर्सेज छोड़ के गए थे और हमारे बाकी सारे सेक्टर्स जो थे वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे, उनके बारे में समझना जरूरी है। इसीलिए इस टॉपिक को यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग समझते हैं। राइट। ये यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये ब्रिटिशर्स को देख पा रहे हैं आप लोग और ये इंडियंस को देख पा रहे हैं। तो इंडियन की दुर्दशा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। राइट। बेसिकली आप लोग समझेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो भी चीजें करी वो बेसिकली अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए करी। तो उनका फायदा, उनका बेनिफिट्स क्या था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, या फिर व्हाट आर द बेसिक टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस और व्हाट आर द बेसिक टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि हमारे पास लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था जब कॉलोनियल रूल हुआ करता था। यानी कि ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर रूल कर कर गए तो हमारी कंडीशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो कैसा था? बहुत ज्यादा कम था। कब? जब ब्रिटिशर्स का रूल था या फिर कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर हुआ करता था। सेकंड, हम लोगों ने समझना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म करता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन कैसी थी। चौथा, बात करेंगे फॉरेन ट्रेड किस तरह से हुआ करता था। उसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में समझेंगे, यानी कि एरिया वाइज कंडीशंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का किस तरह से चलता था। और लास्ट में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना काम करा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितनी खास रही उस दौरान। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। राइट। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को पता है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल करा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर क्या करके गए? रूल करके गए। तो ब्रिटिशर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि सारे के सारे रॉ मटेरियल्स को इंडिया से लेकर जाया जाए और बाहर जाकर, क्योंकि वहां पर उस टाइम पर क्या था, ब्रिटिश के अंदर या फिर इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत ज्यादा पीक पर था, चरम सीमा पर था। तो यहां से ये रॉ मटेरियल को लेकर जाते थे, वहां पर उस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते थे और वापस फिर इंडिया के अंदर क्या कर दिया करते थे? एक्सपोर्ट कर दिया करते थे फाइनल गुड्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फाइनल गुड्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे और इंडियंस को बोला करते थे कि आप लोग इसको क्या करो? यूज करो। और इसकी वजह से वो वेल्थ को क्या करने का काम करते थे? ड्रेन करने का काम करते थे इंडिया के अंदर। तो यहां पर क्या कहता है? कहता है सर द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर। यानी कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर के तौर पर ही काम करती रही और उसके तौर पर ही निखर कर आती रही। राइट। फॉर द ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, क्योंकि वहां पर मैंने आप लोग को बताया कि इंडस्ट्रियल बेस जो था वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ क्या कर रहा था? एक्सपेंड कर रहा था। तो उस बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाया जाता था। कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। राइट। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज एसेंशियल। यानी कि जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, इस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के बारे में हमें समझना जरूरी है ताकि हम असेस कर सकें काइंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन एबल टू अटेन ओवर द सेवरल लास्ट 7.5 एंड डिकेड्स। यानी कि कहां पर हमें ब्रिटिशर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर छोड़ के गए थे और आज जब हमें
70 साल से ज्यादा हो चुके हैं आजाद हुए हुए। तो आज हमारी कंडीशंस क्या है उसके मुकाबले में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। ये पास्ट को समझना जरूरी है ताकि फ्यूचर की डेवलपमेंट्स के बारे में बताया जा सके कि फ्यूचर में डेवलपमेंट किस तरह से की गई। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, यहां पर इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उनका एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ही हुआ करता था और वो जनरली इंडियंस को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे। और साथ ही साथ में इंडियंस के रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया करते थे, यानी कि हमारी कंट्री में आकर हमारे ही रिसोर्सेज को वो यूज करते थे, हमारे ही रिसोर्सेज को वो लेकर जाया करते थे और साथ ही साथ में हमें ही एक्सप्लॉइट किया करते थे। ऐसी कुछ सिचुएशन हमारी हुआ करती थी जब ब्रिटिश जो थे हमारे ऊपर रूल किया करते थे। सबसे पहले अगर इसके अंदर बात की जाए तो सबसे पहले क्या है, यहां पर है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर दी कॉलोनियल रूल। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था, यानी कि आर्थिक विकास जो था वो बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा कम था। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ करता था। कहता है इंडिया had an independent economy before the advent of the British rules। यानी कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए थे उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी जो हुआ करती थी वो इंडिपेंडेंट थी, आजाद थी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हुआ करती थी। बेशक कहता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हुआ करता था लोगों के लिए। यानी कि ज्यादातर जो इंडियन इकोनॉमी थी वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर। मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लोगों के लिए एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। लेकिन फिर भी कहता है फॉर मोस्ट पीपल यर द कंट्री इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। यानी कि मेन जो बिजनेस लोगों का था वो एग्रीकल्चर ही था, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के द्वारा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी की जाती है। समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर जनरली क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की जाती थी, उसके बारे में भी जानेंगे। इंडिया was particularly known for its handicraft industries। इंडिया को बेसिकली जाना जाता था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था। जैसे कि इंडिया के अंदर कॉटन्स और सिल्क, टेक्सटाइल्स, मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स जो थे वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इनके ऊपर काम किया जाता था। यानी कि इंडिया के अंदर बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश किया करती थी, सिल्क इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा काम किया करती थी, मेटल और प्रीशियस स्टोन्स जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाता था। और इसी काम के लिए इंडिया को क्या किया जाता था, रिकॉग्नाइज भी किया जाता था वर्ल्ड लेवल पर। तो यहां पर हम लोगों ने यह समझा कि बेसिक इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडियंस ने डाला। और खासकर अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो कॉटन और सिल्क इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा काम किया करते थे। और इंडिया का कॉटन और सिल्क का जो काम था वो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज भी किया जाता था। कहां पर, वर्ल्ड लेवल पर, है ना। अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करें। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फिगर से। अब आगे अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं तो आगे क्या कहता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। बंगाल के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बहुत अच्छी तरह से क्या करती थी, काम करती थी। एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो क्या समझेंगे, मुस्लिन, एक कॉटन टेक्सटाइल है, हम बात करते हैं मुस्लिन की, तो क्या है, कॉटन टेक्सटाइल के अंदर इसको यूज किया जाता है। विच हैज इट्स ओरिजिन इन बंगाल, जिसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ, बंगाल से हुआ। पर्टिकुलरली प्लेसेस इन एंड अराउंड ढाका, स्पेल्ड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एज ढाका। यानी कि आप लोगों को पता है कि पहले जब इंडिया डिवाइडेड नहीं था तो पहले हमारे पास जो ढका हुआ करता था, यानी कि ढका हुआ करता है, जो आज का ढका है, जो बेसिकली आज बांग्लादेश का क्या है, कैपिटल भी है, वहां पर मुस्लिम जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, या फिर मुस्लिम जो है वो बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, या फिर मुस्लिम कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और बहुत खास और बहुत प्रीमियर ये कॉटन हुआ करता था। तो यहां पर क्या कहता है, नाउ द कैपिटल सिटी ऑफ द बांग्लादेश डकाई मुस्लिम हैड गॉन वर्ल्ड वाइड फेम, इसकी बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेम है, एंड एन एक्विसाइड टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन वाज कॉल्ड मलमल, जो सबसे फाइनेस्ट और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है मुस्लिन का, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेरे बच्चों, क्या, मलमल। समटाइम जो फॉरेन ट्रेवलर इंडिया में आया करते थे वो इसको बोला करते थे मलमल शाही, या फिर मलमल खास भी इसको बोला जाता था उनके द्वारा, इंप्लाइंग दैट इट वाज वर्न बाय और फिट फॉर द रॉयल्टीज, यानी कि जो बड़े बड़े घरानों के लोग हैं, या फिर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, या फिर जो बड़े बड़े रॉयल पीपल हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको यूज किया जाता था, उनके लिए बेसिकली इसको बनाया जाता था। यह बात यहां पर है। आगे क्या कहता है, The economic policies pursued by the colonial government
in India was concerned more with the protections and promotion of the economic interest of their home country, right? यानी कि ब्रिटेन के बारे में, इंग्लैंड के बारे में वो ज्यादा सोचा करते थे रादर देन थिंकिंग फॉर द इंडिया। इंडिया के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचा करते थे, ब्रिटेन के बारे में वो ज्यादा ध्यान रखा करते थे ब्रिटेन का, और उसी की ग्रोथ के ऊपर इनका ज्यादा ध्यान भी रहा करता था। देन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते थे, और इसकी वजह से सच पॉलिसीज बॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और इसकी वजह से जो आर्थिक सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट हुई, बहुत ज्यादा खराब हुई। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि यहां से रॉ मटेरियल लेकर जाएंगे, वहां पर जाकर उसको कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स के अंदर, और उसके बाद वापस वहां से फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा, और इंडियंस को बोला जाएगा कि आप उसको क्या करिए, यूज करिए, राइट। कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल्स के अंदर कभी भी एक सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया गया, या फिर कभी भी ये नहीं सोचा गया कि किस तरह से हम लोग नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम जो है इसको कंप्यूट कर सकते हैं, हाउ टू कंप्यूट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, राइट। तो क्या कहता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट जरूर किए गए उस टाइम पर, जैसे कि राइट हमारे पास अगर मैं बात करूं तो कहता है सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स व्हिच वर मेड टू मेजर सच इनकम यील्डेड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा अटेम्प्ट किए गए कि हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को निकालने की कोशिश करें, और उनमें से कुछ लोग क्या थे, एक नाम था दादाभाई नौरोजी, उसके बाद हमारे पास विलियम डिग्बी था, उसके बाद फील्डे सीरस था, और VKRV राव और RC देसाई। इन्होंने प्रयास करा कि देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को हम निकालने का थोड़ा सा प्रयास करें, लेकिन वो प्रयास इतना ज्यादा कामयाब नहीं रहा। लेकिन राव जो थे, राइट, इट वाज राव whose estimates during the colonial period was considered very significant। इनके एस्टिमेट्स को बहुत ज्यादा अच्छा माना गया, और इनके द्वारा जो एस्टिमेट किया गया उसको एक्सेप्ट किया गया, किसके लिए, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, यानी कि इनका जो एस्टिमेट था वो बहुत ज्यादा खास था सर, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो क्या कहता है सर, हाउएवर most studies did find that country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than the 2% coupled with the meager 0.5% growth in the per capita output per year। यानी कि इंडिया का खासकर अगर आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। कब, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के साथ वो मात्र 2% था, और आधे परसेंट का उसके अंदर क्या देखा जा रहा था, ग्रोथ देखा जा रहा था। ओनली 0.5% ग्रोथ वाज बेसिकली सीन इन दैट, आधे परसेंट का उसके अंदर ग्रोथ देखा जा रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता है कि इंडियन इकोनॉमी वाज बेसिकली एन एग्रेरियन इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, लेकिन उसके बावजूद जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट थी। द ग्रोथ वाज वेरी मच स्टैग्नेंट, राइट। बहुत ज्यादा खास ग्रोथ जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो भी यहां पर नहीं देखी जा रही थी। कहता है इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन। कैसी इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। अबाउट 80% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन द विलेजेस। 85% ऑफ द जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो कहां रहती थी, गांव में रहती थी। एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, और उनका जो लाइवलीहुड चलता था वो कहां से चलता था, एग्रीकल्चर से चलता था। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि 85% लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो, या फिर जिसके ऊपर वो अपने जीवन के लिए निर्भर किया करते थे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंदर ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई, उसके अंदर स्टैग्नेशन था। और स्टैग्नेशन के पीछे का जो बेसिक रीजन था दैट वाज द जमींदार सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम। एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड अनयूजुअल डिटोरिएशंस, agriculture productivity became low, though in absolute term this sector experienced some growth due to expansion of the aggregate area under the cultivation। यानी कि expansion देखा गया, growth देखी गई, लेकिन फिर भी इस सेक्टर ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, और इसके पीछे के कारण है this stagnation in the agriculture sector was because of the various system of the land settlement। बहुत सारे land settlement के वहां पर सिस्टम चला करते थे, वही सबसे बड़े कारण रहे कि एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर एग्रीकल्चरिस्टिक इकोनॉमी होने के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई सर, राइट। आगे क्या बोलता है बेटा, ध्यान से समझना। दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम व्हिच वाज इंप्लीमेंटेड इन देन बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स, द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स
वेंट टू द जमींदार्स, किसके पास जाता था प्रॉफिट? जमींदार्स के पास जाया करता था, इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर के पास जाने के बजाय किसके पास जाया करता था? जमींदारों के पास प्रॉफिट जो वो जाया करता था। हाउएवर जो कंसिडर नंबर्स ऑफ जमींदार थे, right, and not just the colonial government did nothing to improve the conditions of the agriculture की conditions को improve करने के लिए colonial government के द्वारा भी कोई कुछ खास प्रयास नहीं किए गए, कोई खास steps नहीं लिए गए, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरिस्टिक इकोनॉमी थी, लेकिन उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और उसके पीछे के कारण है क्या? सबसे बड़ा कारण है जमींदारी सिस्टम, कि वहां पर इंडिया के अंदर क्या चला करता था? जब ब्रिटिशर थे तो जमींदारी सिस्टम चला करता था, तो उस जमींदारी सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जमींदार्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था दैट वाज टू अर्न प्रॉफिट, वो था सिर्फ और सिर्फ मात्र पैसा कमाना, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया करते थे। इसकी वजह से जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो देखने को नहीं मिलती थी। आगे क्या कहता है? द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टीवेटर्स बहुत अच्छी नहीं थी, फार्मर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनका सिर्फ और सिर्फ रोल क्या था? मात्र सिर्फ और सिर्फ रेंट को कलेक्ट करना था। दिस कॉस्ट इमेंस माइसरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर, और इसकी वजह से जो किसान है, किसानों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा बोझ या फिर बर्डन जो है वो देखने को मिलता था पास्ट में, राइट। तो यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं हुआ करती थी। आप लोग यहां से देख पा रहे हैं ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जमींदार थे वो तो एक्सप्लॉइटेशन किया ही करते थे। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब हुआ करता था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात करते थे, इससे ज्यादा वो किसी भी चीजों के बारे में नहीं सोचा करते थे पास्ट के अंदर। आगे क्या कहता है? देन उसके बाद बोला जाता है क्या? टू अ वेरी एक्सटेंट the terms of the revenue settlement were also responsible for the जमींदारी adopting such an attitude, right। इसके पीछे का रीजन क्या था? जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा खास नहीं हुआ करता था। और रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम क्या है कि जो हमारे जमींदार हुआ करते थे, इन जमींदारों को भी क्या करना पड़ता था? ब्रिटिशर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट का पोर्शन जो है वो देना पड़ता था। दे वर जस्ट दी कंट्रोलर, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर थे, और प्रॉफिट का जो बहुत बड़ा मार्जिन है वो लेकर जाया जाता था किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स जो है उसको ले लिया करते थे, राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार अडॉप्टिंग सच एटीट्यूड, डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, यानी कि कब वो पैसा जमा करवाना है वो भी बहुत ज्यादा पहले से डिफाइंड होती थी। फेलिंग विच जमींदार वर टू लूज द राइट, और अगर वो फेल कर जाते थे और अगर वो उस पैसे को नहीं दे पाते थे टाइम पर, उस डेट पर, तो उसका मतलब था कि उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स के अंदर क्या हो जाना बेटा? कमी हो जानी, यानी कि भैया उनसे ये राइट जो था, राइट, इस राइट को क्या कर दिया जाता था? ले लिया जाता था वापस, और इनको बोला जाता था कि आप अपने राइट्स को क्या करोगे? वापस ले लोगे, और ये राइट किसी और को दे दिया जाएगा। तो उनके पास भी, बेचारों के पास कोई और ऑप्शन नहीं हुआ करता था रादर देन एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स, कि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए और उनसे पैसे को क्या किया जाए? वसूल किया जाए। आगे क्या कहता है? बिसाइड दिस द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट। क्या हुआ करता था वहां पर? साथ ही साथ में और क्या कारण थे? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उस टाइम पर नहीं था बहुत ज्यादा, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, और बहुत कम फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता था। और जब फर्टिलाइजर्स का बहुत कम यूज होगा, इसका मतलब प्रोडक्शन करने, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है प्रोडक्शन का वो नहीं निकल कर आ पाएगा, और उसकी वजह से जो है वो फार्मर्स जो है इन सारी प्रोसेस के अंदर क्या है? सफर करने वाले हैं। फार्मर्स के ऊपर इसका सारा का सारा अटेम्प्ट जो है पड़ने वाला है। ऑल एडेड अप टू द एग्रेवेट the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agriculture productivity, और इसकी वजह से जो agriculture productivity थी वो क्या होगी बेटा? कम होगी। There was of course some evidence of relative higher yield of cash crop in certain area of the country due to commercialization of the agriculture, यानी कि agriculture was later done for the commercialization purpose, यानी कि ऐसी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था जिससे ज्यादा पैसा जो है वो कमाया जा सके, जैसे कि नील की खेती जो थी वो की जाती थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। आगे क्या कहता है? बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशंस, फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ा। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। पहले फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस किया करते थे, अब कैश क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करने लगे, और कैश क्रॉप का मतलब है जहां से वो ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा मुनाफा जो है वो कमाकर ब्रिटिशर्स को दे सके, राइट। उन क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। वेयर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम डिस्पाइट सम प्रोग्रेस
मेड इन द इरिगेशन, इंडिया's एग्रीकल्चर was starved of investment in terracing, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल्स, यानी कि सॉइल्स की कंडीशंस भी बहुत अच्छी, बहुत खास नहीं हुआ करती थी. व्हाइल अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द फार्मर चेंज देयर ऑक्यूपेशन पैटर्न फ्रॉम द फूड क्रॉप टू द कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि अब फार्मर्स भी क्या करेंगे भैया, जब राइट आप क्रॉप्स उगा रहे हो तो उससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो फार्मर्स ने भी क्या करा, अपने इस प्रोसेस को चेंज कर दिया और वो भी क्या करने लगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे, क्या, कमर्शियल क्रॉप्स को, राइट. या फिर कईयों ने इस सिस्टम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स की तरफ क्या होने लग गए, शिफ्ट होने लग गए. अ लार्ज सेक्शन ऑफ द टेनेंट स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रीपर्स neither had resources and technology nor had invested or incentive to invest in the agriculture, यानी कि उन्हें बेनिफिट भी नहीं मिलता था एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करने का, फायदा भी नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करने का. और दूसरी बात यह है कि कैश क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाने लगा ताकि ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके, रादर देन फोकसिंग ऑन द अदर थिंग. बाकी सारी चीजों के ऊपर फोकस जो है वो थोड़ा सा कम किया जाने लगा. ये बात यहां पर लिखी गई है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज आल्सो नॉट डूइंग गुड. इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा खास नहीं हुआ करती थी. इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ जो है वो ब्रिटेन के अंदर या कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो है बहुत अच्छी थी, बहुत खास थी, बहुत तेजी से ब्रिटेन के अंदर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो ग्रो कर रहा था. इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ खास ग्रो नहीं किया कर रहा था या फिर किया जा रहा था उसके द्वारा. एज इन द केस ऑफ द एग्रीकल्चर, सो ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल, यानी कि कॉलोनियल रूल के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो नॉट डूइंग गुड इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन. और इसकी वजह से जो इंडिया का जो ज्यादातर इंडिया जो था वो क्या करता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट था, वो भी क्या हो गया बेटा, डिक्लाइन होना शुरू हो गई. और आगे क्या कहता है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया वाज टू फोल्ड. दो तरफिया था या फिर दो कारणों की वजह से ऐसा किया जा रहा था. द इंटेंशन वाज, पहली इंटेंशन ये थी, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज आने वाली है और ब्रिटेन के अंदर जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर के तौर पर ही रह जाए, इससे ज्यादा उनके द्वारा कोई और काम नहीं किया जाए, मात्र उतने ही रोल के लिए उसको रखा गया था. एंड सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री सो दैट देयर continued expansion could be ensured to the maximum advantage of the home country, ताकि ब्रिटिशर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट या फिर ब्रिटिश इंडस्ट्री का ज्यादा से ज्यादा फायदा करवाया जा सके. उसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये चीजें जो है की जा रही थी, यानी कि दो तरफी ऑब्जेक्टिव रह गए थे. बाकी सारी चीजों से इंडिया का राइट जो हटाया जा रहा था उसको दो ही ऑब्जेक्टिव से रखा गया था कि यहां से रॉ मटेरियल लेके जाया जाए सस्ते रेटों पर और वहां से फिर फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस कर इंडिया के अंदर डंप किया जाए और इंडिया के अंदर उसको क्या किया जाए, सेल किया जाए. इसी ऑब्जेक्टिव से यहां पर सारी की सारी बातें जो है वो चल रही थी. अब आगे क्या होता है, इन अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया. और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो हुई क्योंकि यहां पर जो है इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से वो डिक्लाइन होने लगी तो लोग अनएम्प्लॉयड तो होंगे ही, बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट which was now deprived of the supply of the locally made goods, right? This demand was profitably met by the increasing import of the cheap manufactured goods from the Britons. इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसके अंदर डिक्लाइन होने लगा, लोग बेरोजगार होने लगे और जब लोग बेरोजगार होने लगे तो उस बेरोजगारी का आलम यह हुआ कि यहां से चीजें ना लेकर वो बाहर से चीजें सस्ते दामों पर यहां पर आकर जब बेचने लगे तो उनको कंज्यूम करने लगे और उसकी वजह से जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी वो फ्लरिश होने लगी और इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखा गया डिक्लाइनमेंट, इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइन होने लग गई. अब आगे समझना क्या कहता है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century modern industry began to take root in India but its progress remained very slow. राइट, सेकेंड हाफ के अंदर जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है या फिर मॉडर्नाइजेशन जो है वो इंडिया के अंदर भी होने लगा, इंडिया के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन देखे जाने लगा, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी. तो कहता है बट द प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो. प्रोग्रेस जो थी वो खास नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि गोरों को पता था कि अगर इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगे जाएगा तो वो यहीं पर ही फाइनल गुड्स को क्या कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे. इंडिया के बाहर से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है फिर वो एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा और इसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर इंपैक्ट जो है देखने को मिलने वाला है.
Initially, this development was continued to the setting up of the cotton and jute textile mill. पहले जूट और कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो इंडिया के अंदर चलाई गई. द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस. इसको डोमिनेट किया जाता था, यानी इसको चलाया जाता था, ऑपरेट किया जाता था किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा. वो लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. कहां पर थी? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर ये जनरली देखी जा रही थी. खासकर जो हमारा मैप का अगर आप लोग देखेंगे तो मैप कुछ इस तरह से हमारा, तो यहां पर जो गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है वहां पर टेक्सटाइल मिल्स को ज्यादा यूज किया जाने लगा और वहां पर ही इनके द्वारा ज्यादा देखा जाने लगा. वाइल द जूट मिल डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स वर मेनली कंसंट्रेटेड इन द बंगाल. यानी कि फॉरेनर्स जो यूज कर रहे थे वो ज्यादा कंसंट्रेट कर रही थी कहां पर? हमारी बंगाल के अंदर. यानी कि बंगाल के अंदर जो हमारी जूट टेक्सटाइल मिल थी उसको ऑपरेट किया जा रहा था किसके द्वारा? गोरों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा. Subsequently, the iron and the steel industry began. क्या कहता है आगे? Subsequently, iron and the steel industry began. Few other industries in the India. आगे क्या कहता है? The iron and the steel industry became coming up in the beginning of the 20th century. Iron और steel industry जो है 20वीं सदी के स्टार्टिंग के अंदर जो है वो आने लगी. The Tata Iron and the Steel Company जिसको टिस्को बोला जाता था was incorporated in 1907. ये जो टिस्को है, टाटा इंडस्ट्रीज जो है, ये इसको ऑपरेट किया गया, बनाया गया कब? 1907 के अंदर. आगे क्या कहता है? A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the second world war. ये जो इंडस्ट्रीज है ये कब आई? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन इंडस्ट्रीज को देखा गया. However, there was hardly any capital goods industry to help promote further industrializations in India. कोई और इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, राइट, जो क्या कर सके? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सके. कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज which can produce machine tools which are in turn used for producing articles of the current consumptions. The establishment of few manufacturing unit here and there was no substitute for the near wholesale displacement of the country's traditional handicrafts in India. Furthermore, the growth rate of the new industry sectors and its contribution to the gross domestic product or gross value added remain very small. यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज का जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? बहुत ज्यादा कम था और वो बहुत ज्यादा कम ही रहा आने वाले टाइम के अंदर. यह बात इसके अंदर बोलेगी. Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operations of the public sector. This sector remained confined only to the railway, power generation, communication, port and other departmental undertaking. इन्हीं के अंदर इसका रोल जो है वो देखे जाने लगा. तो यहां पर इसका कहने का मतलब यह है कि ये इसको भी इंक्रीज या फिर इसको भी इंप्रूव ब्रिटिशर्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया गया था. सिर्फ और सिर्फ फॉर देयर डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के लिए इनके द्वारा इन सेक्टर्स का भी विकास जो है वो किए जाने लगा या फिर किया गया, राइट. इसके पीछे इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का कारण नहीं था, खुद के लिए ही ये सारी की सारी चीजें जो है वो जनरली किया करते थे. अब बात करते हैं स्विस कैनाल की या फिर फॉरेन ट्रेड की. अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करूं तो इंडिया, राइट, कैसे फॉरेन ट्रेड किया करता था उसके बारे में बात करते हैं. तो क्या बोलता है? इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम. इंडिया आज से नहीं या फिर इंडिया जब ब्रिटिशर्स आए तब से नहीं, इंडिया बहुत पहले से ही क्या करता था? एक्सपोर्ट किया करता था पुराने टाइम से ही. बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर. जो गोरों के द्वारा जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाई गई ट्रेड और टैरिफ की, यानी कि बहुत ज्यादा बैरियर्स जो है वो लगाने की कोशिश की गई, बहुत ज्यादा जो टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके द्वारा लगाई जाने लगे और उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट जो है वो डिटोरेट हुआ, बहुत ज्यादा कमजोर हुआ. कंपोजिशंस एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड, कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, कॉटन और वूल, राइट. आगे क्या कहता है? सुगर, इंडिगो, जूट एंड एन इंपोर्टर ऑफ द फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, woolen cloth and capital goods like light machinery produced in the factories of the Britain. For all practical purpose, the Britain maintained a monopoly control over the India's export and import. Britain की क्या थी? मोनोपोली थी. ब्रिटेन जो था वो क्या कर रहा था? मोनोपोलिस्टिक राइट लेकर चल रहा था इन सारी चीजों का. आगे क्या कहता है? As a result, more than half of the Indian foreign trade was restricted to the Britain, while the rest of the world was allowed with a few अदर कंट्रीज लाइक चाइना, जिसे सिलोन जिसे क्या श्रीलंका बोला जाता है, पर्शिया जिसे कि आज ईरान बोला जाता है. ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियंस फॉरेन ट्रेड.
राइट यानी कि ब्रिटेन जो है, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। वो बेसिकली चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो हो वो किसके साथ हो, ब्रिटेन के साथ हो, ब्रिटिशर्स के साथ हो, राइट उसी के ऊपर ज्यादा क्या किया जाता था, फोकस किया जाता था, रादर देन फोकसिंग ऑन दी अदर थिंग्स या फिर अदर पैरामीटर्स। आगे क्या कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल period was the generation of the large export surplus, right? But this surplus came at a huge cost to the country economy. Several essential commodities, food grain, cloth, kerosene, etc. was scarcely available in the domestic market. यानी कि सारे resources जो थे वो बहुत ज्यादा available नहीं थे इंडियन मार्केट के अंदर, right? was scarcely available in the Indian domestic market. Furthermore, this export surplus did to make payment for the expense incurred by an office set up by the colonial government in India, expenses of war against fought by the British government and the import of the individual items, all of which led to the drain of their wealth. यानी कि ये जो सारी के सारे रिसोर्सेज थे, इन रिसोर्सेज का यूज भी किसके द्वारा किया जाने लगा, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाने लगा, अपने फायदे के लिए, अपने ऑफिस को बनाने के लिए, वॉर्स के अंदर अपने इन पैसों को क्या किया जाता था, उनके द्वारा अपने बेनिफिट्स के लिए क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। इंडियंस के बारे में वो ज्यादा सोचते नहीं थे, इंडियंस के बेनिफिट के बारे में वो बात नहीं किया करते थे जनरली। ये ट्रेड अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज पता चल रही होगी, ट्रेड जो है वो जैसे जनरली कैसे हुआ करता था। अगर जनरली मैं ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड जनरली लाइट स्विस कैनाल ओपन होने की वजह से जो ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखा गया। तो क्या कहता है, स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, right, running from north to south across the isthmus of Suez in northern eastern Egypt. It connects Port Said in the Mediterranean Sea with the Gulf of the Suez, an arm of the Red Sea. The canal provide a direct trade route for ships operating between Europeans or the American ports and ports located in the South Asia, Eastern Africa and Oceania, in doing away with the needs to sail around Africa. Strategically, economically, it is one of the most important waterway in the world. Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर जो access है बहुत ज्यादा क्या कर दी गई, आसान कर दी गई, because of this opening of the Suez Canal. यानी कि ये वाला जो एरिया है इसे क्या बोला जाता है, स्विस कनाल, यानी कि ये राइट यहां से इस तरह से ट्रेड हुआ करता था, यहां से इंडिया, राइट ये है, ये वाला जो रास्ता है इसको बोला गया स्विस कनाल, यहां से ट्रेड हुआ करता था इंडिया के अंदर और इसकी वजह से बहुत ज्यादा आसानी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाने लगा ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर है इतनी बात? चलिए सर अब आगे समझने की कोशिश करते हैं और अगला पॉइंट जानने का प्रयास करते हैं। और अगला पॉइंट हमें क्या कहता है सर, अगला पॉइंट कहता है डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। डेमोग्राफिक का मतलब क्या हुआ, एरिया। डेमोग्राफिक वर्ड दिखाता है एरिया वाइज, राइट। तो क्या कहता है, वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। सबसे पहले सेंसस कब किया गया, यहां से क्वेश्चन बनता है। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881, 1881 के अंदर जो पहला सेंसस जो है वो किया गया। और though suffering from the certain limitation, it revealed the unevenness in the Indian population growth। कि इंडियन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अनइवन है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा डिफाइंड तरीके से नहीं देखी गई इंडिया की ग्रोथ, राइट। क्या कहता है, इन एवरी 10 ईयर्स सच सेंसस ऑपरेशंस वर कैरिड आउट। हर 10 साल के अंदर जो है ये सेंसस जो निकाले जाने लगा। बिफोर 1920 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सबसे पहला जो डेमोग्राफिक यानी कि एरिया वाइज ट्रांजिशन आया वो कब आया, 1921 के बाद, राइट। ठीक है, द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगन आफ्टर 1921, यानी कि इसको दो फेज के अंदर हमने बोला कि पहला फेज 1921 से पहले, दूसरा फेज 1921 के बाद। However, neither the total population India or nor the rate of the population growth at this stage was very high। ना तो population growth बहुत ज्यादा अच्छी थी, ना तो इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर जो था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। कोई भी सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा था जब ब्रिटिशर्स इंडिया से निकल कर गए या फिर इंडिया को छोड़कर गए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर वर ऑल्सो नॉट क्वाइट इंक्रीजिंग, यानी कि सोशल इंडिकेटर नहीं हमारे पास थे जिसके बेसिस पर हम ये पता लगा सके कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस तरह से देखी जा रही है, फिर पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ जो है वो किस हिसाब से आ रहा है, राइट। आगे क्या कहता है, द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर वर ऑल्सो नॉट क्वाइट इंटरेस्टिंग या फिर इंकरेजिंग। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%। लोग लिटरेट नहीं थे, इलिटरेट थे, राइट। लेस देन 16% था, 16% से कम लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर हुआ करता था। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी वॉज एंड नेग्लिजिबल लो
ऑफ अबाउट 7%, राइट। और जो वुमेन लिटरेसी एजुकेशन थी या फिर वुमेन लिटरेसी की अगर मैं बात करूं तो वो 7% से भी कम था। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर ईदर अनअवेलेबल टू द लार्ज चंक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ज्यादातर आबादी के लिए जो एजुकेशन थी या फिर हेल्थ थी वो अवेलेबल नहीं थी। अगर अवेलेबल थी भी तो वो बहुत ज्यादा एडुकेट नहीं थी, बहुत ज्यादा काम की नहीं थी। बीमारियां भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पर। कॉन्सिक्वेंटली वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेस, पानी से होने वाली या फिर हवा से होने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर भी। वर रैम्पेंट एंड टुक अ ह्यूज टोल ऑन लाइफ, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट लाइफ के ऊपर जो है वो देखने को मिला। नो वंडर्स द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई, राइट। मोर्टेलिटी रेट जो था वो बहुत ज्यादा था। पर्टिकुलरली अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करूं यानी कि बच्चे की हत्या की बात करूं या फिर बच्चे की डेथ की बात करूं तो बच्चों की डेथ जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती थी, राइट। अलार्मिंग थी, अबाउट 218 per thousand in contrast to the present infant mortality rate of 33 per thousand, यानी कि 1000 बच्चों के कंपैरिजन में 218 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। अगर मैं वहीं पर आज की बात करता हूं तो आज ये 33% है या फिर 33 पर 1000 स्टूडेंट्स है, पर 1000 चाइल्ड है, यानी कि 1000 में से 33 बच्चों की जो है आज डेथ होती है। इसका मतलब कि पहले के मुकाबले आज के टाइम के अंदर कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है हमारी किसके ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर। हमारा हेल्थ सेक्टर कितना बेहतरीन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो, 32 ईयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा कम हुआ करती, 32 साल की एज हुआ करती थी। आज की अगर मैं बात करता हूं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम भी 69 ईयर्स है। इन द एब्सेंस ऑफ द रिलायबल डाटा इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ द पॉवर्टी एट दैट टाइम, बट देयर इज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। गरीबी भी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर होगी, गरीबी भी बहुत ज्यादा देखने को आप लोगों को उस टाइम पर मिलने वाली है। आप इस फैक्ट से ही या फिर इन्हीं फैक्ट से जो है वो पता लगा सकते हैं ये सारी चीजें। वर कंट्रीब्यूटेड टू वर्सनिंग द प्रोफाइल या फिर वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ऑफ द टाइम, राइट। तो आबादी ज्यादा थी, एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं था, राइट। एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, आबादी बहुत ज्यादा थी, और साथ ही साथ में जो एयर बॉर्न डिसीज या फिर वाटर बॉर्न डिसीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रिवेल किया करती थी, राइट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, राइट। ये सारी कहानियां उस टाइम पर आप लोगों को देखने के लिए मिली। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था। आप लोगों को पता है ज्यादातर अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो लोग ज्यादातर ऑक्युपाइड थे या फिर ऑक्युपाइड किया गया था लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसके द्वारा, आपके एग्रीकल्चर के द्वारा। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया that is distribution या फिर distribution of the working person across different industries and sectors showed little sign of change. The agriculture sector accounted for the largest shares of the या फिर workforce which usually remained at a high of 70 to 75%, while the manufacturing and the service sector accounted for only 10% to 15 to 20% respectively. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का जो रोल था वो 10% था किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 15 से 20% जो है वो हुआ करता था, या 15 से 20% के आसपास था। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, राइट। एरिया वाइज वेरिएशन जो थी वो बहुत ज्यादा आने लगी थी, एरिया वाइज वेरिएशन जो थी वो बहुत ज्यादा थी। पार्ट ऑफ द देन उस टाइम पे जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, कंप्राइजिंग एरिया ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट तमिलनाडु इसके अंदर आता है, आंध्र प्रदेश आता है, केरला आता है और कर्नाटक आता है। Bombay and West Bengal witnessed a decline in the independence of the workforce on the agriculture sector with the commensurate increase in the manufacturing and the service sector। यानी कि इन एरियाज के अंदर जो है लोग जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर से हटकर, राइट, किसके अंदर जाने लगे, प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने लगे और प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर भी अपने रोल को बढ़ाने लगे। However, there had been an increase in the share of workforce in the agriculture during the same time in the states of ओडिशा, राजस्थान और पंजाब। ओडिशा, राजस्थान और पंजाब के लोग ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ यहां पर शिफ्ट होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स के द्वारा एग्रीकल्चर को हटा दिया गया और बहुत सारे सेक्टर्स के द्वारा एग्रीकल्चर को इंक्लूड कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया ऐसा मेजर प्रोफेशन। ये बात यहां पर की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं दूसरी तरफ, राइट, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो नॉट डूइंग वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा उस टाइम पर नहीं कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो नॉट डूइंग वेरी वेल। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलवे के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, रोड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा खुद के बेनिफिट्स के लिए ही और खुद के फायदे के लिए ही किया गया। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ खुद का फायदा, खुद का लाभ देखना था, इसके अलावा कोई और पर्सपेक्टिव नहीं था। तो अंडर द कॉलोनियल रीजन या फिर रिजाइम, द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिड डेवलप, ये डेवलप हुए उस टाइम पर। हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल, लोगों को फायदा हो इस पर्सपेक्टिव से नहीं, बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, ताकि कॉलोनीज के जो इंटरेस्ट है उनको फुलफिल किया जा सके, यानी कि ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाया जा सके। रोड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, पहले जो रोड हुआ करते थे वो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने रोड्स के ऊपर काम तो किया, लेकिन अपने बेनिफिट्स के लिए किया। तो कहता है द रोड्स दैट वर बिल्ड प्राइमरली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी within India and drawing out the raw material from the countryside to the nearest railway stations of the port to send their far away England और other lucrative foreign destinations, यानी कि अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए ये चीजें जो है वो देखी गई या फिर देखी जाने लगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। There always remained an acute shortage of all weather roads to reach out the rural areas during the rainy season, right? Rainy season के अंदर थोड़ी सी समस्या आ जाया करती थी। Naturally, therefore, people mostly lives in these areas suffered grievously during the natural calamities and famines. जब सूखा पड़ जाता था या फिर बहुत ज्यादा रेनी सीजन होता था तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत आया करती थी ट्रांसपोर्ट के अंदर, राइट? ये बात इसके अंदर बोली गई। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते हैं रेलवे को कब? 1850 के अंदर। एंड इट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर के तौर पर देखा गया, इसका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देखा गया। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज, दो तरीके से रेलवे ने इंपैक्ट करा। और वो क्या है? कहता है ऑन द वन हैंड इट इनेबल्ड पीपल to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barrier, लोग जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे, विद इन द कंट्री मूव होने लगा, लोग एक दूसरे को समझने लगे, लोग एक दूसरे के कल्चर को जानने लगे, राइट? यानी कि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया गया या फिर लोग कोऑर्डिनेट आपस में करने लगे। इट फोस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. The volume of the Indians export undoubtedly expanded, but its benefits rarely accrued to the Indian people. The social benefit which the Indian people gained owing to the introductions of the railway were thus outweighed by the country's huge economic losses, right? उसको किससे फुलफिल किया जाने लगा? जो भी यहाँ पे खर्चा हुआ वो कहाँ से किया जाने लगा? इंडिया के रिसोर्सेज से, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर देखने को मिला? इंडिया के ऊपर ही देखने को मिला, और उसकी वजह से लॉसेस देखने को मिले, डिफाइंड हुए यहाँ पर। Along with the development of the roads and the railway, the colonization dispensations also took measures for developing the inland trade. सी लेन्स के ऊपर भी काम किया गया। However, these measures were far from stationary. The inland waterways at times also proved uneconomical, as in the case of the Coast Canal and Orissa Coast. राइट? यानी कि इनलैंड पोर्ट्स के ऊपर भी काम किया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रोड्स के ऊपर ही काम नहीं किया गया, बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो भी किसके लिए दिया गया? सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए दिया गया, और कोई इसके पीछे का रीजन नहीं था। आगे क्या कहता है? दो The canal was built at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railway. While soon traversed the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned, the introductions of the expensive system of electric telegraph in India similarly serves the purpose of maintaining law and order. The postal services, on the other hand, despite serving as a useful public purpose, remained although inadequate. यानी कि बाकी सेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सर जो पोस्टल सर्विसेज का जो सेक्टर है वहां पर बेसिकली लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा एक्टिवली आप लोगों को देखने के लिए यहां पर नहीं मिलने वाला है, राइट? ये डैम्स बनाए जा रहे हैं, ये रेलवे आपको चलती हुई दिख रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि सबसे पहली फर्स्ट रेलवे जो है वो कहां से लेकर कहां तक चलती थी, राइट? फर्स्ट रेलवे वॉज रनिंग फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट, राइट? आप बताएंगे मुझे कहां से कहां तक इंट्रोड्यूस की गई थी। ये सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये देखो, टाटा एयरलाइंस एज ए डिवीजन ऑफ टाटा एंड सन्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932, इनॉग्रेटिंग देयर एविएशन सेक्टर्स इन इंडिया, यानी कि टाटा के द्वारा एयरलाइंस को चलाया गया, राइट? टाटा एयरलाइंस, और उसका इंट्रोडक्शन या फिर उसका इनॉग्रेशन जो है वो इंडिया के अंदर किया गया। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन क्या आता है? अब पूरे के पूरे चैप्टर का जो सार है, निष्कर्ष है, वो क्या निकल कर आता है? वो निष्कर्ष ये निकल कर आता है, बाय द टाइम इंडियंस वन इट इंडिपेंडेंस,
जब तक भारतीयों ने अपनी आजादी ली, द इम्पैक्ट ऑफ द 2 century long British rule was already showing on an aspect of Indian economy. The agriculture sector was already saddled with the surplus labor and extremely लो प्रोडक्टिविटी यहां पर देखने को मिली. द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन. इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर राइट मॉडर्नाइजेशन की बात देखने को मिली, यानी कि यहां पर मॉडर्नाइजेशन नहीं था तो उसके बाद क्या किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा. डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई और इंक्रीज की गई पब्लिक इन्वेस्टमेंट. फॉरेन ट्रेड ऑल्सो ओरिएंटेड टू फीड द मोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट इंक्लूडिंग द famed railway network needed upgradation, expansion and public orientation. Prevalence of the rampant poverty and unemployment required welfare orientation of the public economical policy. Nutshell, a social and economic challenges before the country were enormous. यानी कि बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस तो थे, समस्याएं जो थी वो गोरों के सामने मतलब इंडियंस के सामने जो थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखी जा रही थी इंडिया के अंदर. राइट, आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें क्लियर आई होगी. राइट, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सारे के सारे पॉइंट जो वो समझ में आ गए होंगे. तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए कॉमर्स अड्डा 247 के साथ. टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद.